हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। चलो तो देखते हैं पहला सवाल इस वीडियो का। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वियस KCN इज एडेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फिर why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S gas is passed through this solution। ओके, तो एक एक करके देखते हैं ये लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताओ कब, मतलब कौन सी फॉर्म हो रही है जब एक्वियस KCN हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस में, किसमें, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। तो ले लिया हम लोग ने KCN, ओके, एक्वियस एक्सेस में। ओके, अब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हम लोग ने प्रीवियस सवाल में ही देखा था कि कॉपर सल्फेट जब पानी में डालते तब होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, वो वाला स्टोरी जो वाटर मॉलिक्यूल आता है फिर कॉपर Cu2 प्लस आयंस के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। वो तो हम लोग को पता है अभी। तो CuH2O4 कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये चार वाटर मॉलिक्यूल्स Cu2 प्लस आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, तो टोटल चार्ज तो इसके ऊपर +2 ही रहेगा। अब हम लोग इसको एक्सेस में डाल रहे हैं, ओके, तो होगा क्या, ये साइनाइड बोलेंगे कि चलो वाटर निकल जाओ, अदला बदली का गेम शुरू कर देंगे ये लोग एक दूसरे के साथ। तो फिर होगा क्या, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, अब ये वाटर तो निकल जाएगा बाहर, ओके, चार वाटर मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, CuCN आ जाएगा, और कितने CN आ जाएंगे, 4 CN आ जाएंगे, ओके। अब चार वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देते, अब इसके ऊपर +2 चार्ज था, तो होगा क्या, कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, अभी ये -4 ये +2, तो टोटल हो जाएगा -2, तो 2-, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें ये लोग ने क्या बोला है, हम लोग डालेंगे H2S गैस पास करेंगे हम लोग, और पूछ रहे कि ये H2S गैस पास करने के बाद हमें कॉपर सल्फाइड क्यों नहीं मिल रहा है, ओके। देखो सीधी सी बात है, ये कौन सा लिगैंड है, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये एकदम कस के पकड़ेगा कॉपर के आयंस को, छोड़ेगा नहीं। तो अगर ये छोड़ेगा नहीं तो Cu2 प्लस के आयंस मिलेंगे कैसे हम लोग को, जब हम लोग H2S गैस पास कर रहे थे नहीं मिलेंगे, ये आयंस बाहर नहीं आएंगे, इसके साथ, इसके सल्फाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर नहीं रिएक्ट करेंगे, तो नहीं रिएक्ट करेंगे इसलिए कॉपर सल्फाइड नहीं बन रहा है, बस। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले है ये वाला FeCN6, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा ये है, और इसके ऊपर 4- चार्ज है। अब आई होप आप सभी ने VBT तो पढ़ाई होगा अच्छे से एकदम, तो इसका ये एप्लीकेशन, इसको ही हम लोग यूज करके बताएंगे कि कैसे हम लोग की ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे, तो आप पता कर सकते हो इस कॉम्प्लेक्स से कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ओके। +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4s2 3d6 होता है नॉर्मली, ओके, जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा। +2 में होगा तो 4s2 निकल जाएंगे, बाय बाय बोल देंगे, तो बचेंगे सिर्फ d6। तो ये जो d6 कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 अनपेयर्ड और 1 जाएगा और पेयर कर देगा, मतलब 4 अनपेयर्ड और 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। ऑर्बिटल में 4s और 4p तो खाली रहेंगे। फिर अब इस Fe2+ आयन का जो नेचर है, मतलब इस Fe2+ आयन के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं जब साइनाइड इसके करीब आएगा। तो साइनाइड क्या करता है, साइनाइड पेयरिंग करवाता है, ओके। Fe2+ आयंस के जो 3d ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग मतलब बोलेगा जाओ भाई चलो एक दूसरे के साथ मिलो, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर भेज देगा, तो कुछ ऐसा पेयर हो जाएगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा तो कुछ ऐसा पेयर हो जाएगा। तो पेयरिंग होने के बाद ये 2 d के ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, ओके, 3d में ही 4s का 1, 4p के 3, ये 6 ऑर्बिटल्स मिलके देखो d2sp3, 6 ऑर्बिटल्स मिलके d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और तब बोलेगा साइनाइड कि बस अब मैं इलेक्ट्रॉन का दान करूंगा। तो ये क्या करेंगे, 6 साइनाइड आएंगे, ओके, और 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देंगे, तो इन d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और कुछ ऐसा दिखने लगेगा अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कॉम्प्लेक्स में। अब इससे क्या पता करें,
पता चल गया हम लोग को कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। अब D2sp3 से हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली कि भाई ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें अब इसमें D2sp3 में क्या हो रहा है, इन कॉम्प्लेक्सेस में इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, देखो। ओके, तो इसीलिए हम लोग इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में देखो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है पूरे के पूरे, इसलिए स्पिन पेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसीलिए हम लोग लो स्पिन बोल देते। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते तो हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते इनको। ओके, तो इनके तीनों भी जो है वो नाम है, अलग अलग नाम है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस नाम से बुला सकते हैं। ओके, अब D2sp3 से हमें ये भी पता चल रहा है, देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे जो Fe के इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड ही रहेंगे जब ये डोनेट होंगे, ओके, साइनाइड से, पर Fe के इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसीलिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो पैरामैग्नेटिक होता। बस यही सब बताना था हमें। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, FeF6 कॉम्प्लेक्स है पूरा 3- चार्ज इसके ऊपर। ओके, तो अब इसमें भी सेम कहानी, हम लोग पहले ढूंढेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का। तो यहाँ पर देखो Fe3+, ओके, आप ढूंढ के देख सकते हो। तो Fe के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा 4s2 3d6, तो S में से 2 गए, 3d6 में से 1 गया तो d5 हो गया। तो d5 कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने 3d के इधर, 4s 4p और 4d भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप सोचोगे क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्लोराइड आयन है ये पेयरिंग नहीं करवाता। ओके, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 6 फ्लोराइड आयंस के इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट होंगे भाई, आगे के ऑर्बिटल्स हमें लेने ही पड़ेंगे, इसीलिए हम लोग ने ये 4d वाले लिए हैं। ओके, तो आगे कहानी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कुछ दिख रहा है। अब जब फ्लोराइड आयन इसको अप्रोच करेगा तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लोराइड आयंस इनको फोर्स नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई तुम लोग अंदर जाके पेयरिंग कर लो। वो बोलेगा छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग को ऐसे रहना है, ऐसे रह लो डिब्बे में चुपचाप एकदम, मुझे तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं बस। तो बस ये क्या करेगा, अब इस स्टेट में क्या होगा, जब फ्लोराइड आएगा तब ये एक S 3p और 2d ऑर्बिटल्स एक साथ आ जाएंगे और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब फ्लोराइड बोलेगा चलो अब मेरा काम खत्म, अब मुझे बस इलेक्ट्रॉन का दान कर देना है। तो ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स दान करेंगे इस sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो होंगे 6। ओके, तो इसके बाद पूरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे दिखने लगेगा। अब इसमें देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं sp3d2 से कि बाबा ज्योमेट्री क्या है, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल होती है sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों भी ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं। दूसरी बात देखो यहाँ पर बाहर के d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, ओके, या फिर बाहर के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, अंदर के d ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, तो बाहर के d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। ओके, और स्पिन देखो, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है इनके पास, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग हुई नहीं है, इसीलिए स्पिन फ्री भी बोलते हैं हम लोग इनको, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल देते। और क्योंकि ये अनपेयर्ड है तो इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। बस चलो अब देखते हैं तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कोबाल्ट है हमारा मेटल आयन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कॉम्प्लेक्स में इसके, तो +3 होगा। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कहानी वैसे ही रिपीट करेंगे, तो 4s2 3d7 होता है इसका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से 2 निकालेंगे, d7 में से 1 निकालेंगे तो d6 बच जाएगा। d6 कुछ ऐसा हम लोग अरेंज करेंगे 3d में, ओके, ये हम लोग को तो पता ही अच्छे से। फिर 4s और 4p भी खाली रखे हम लोग ने, यहाँ पर 4d नहीं लिए हैं क्योंकि ये जो C2O4 है ऑक्सलेट हमारा लिगैंड, ये पेयरिंग करवाता है, ये बोलता है कि चलो धक्का दे देता है, अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो कुछ ऐसा पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो ऐसा पेयरिंग हो जाता है। तो इसके इन्फ्लुएंस में पेयरिंग होने के बाद अब क्या होगा, बाकी के जो D के 2 ऑर्बिटल्स हैं 3d वाले, जो S में 1 है और जो P में 3 है, ओके, 4s और P वाले 3, ये सारे मिलेंगे एक साथ मिलजुल के मस्त एकदम D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब C2O4 बोलेगा चलो अब मैं रेडी हूं दान करने के लिए, तो होगा क्या,
अब वो दान कर देगा। तो कितने, तो ये जो 6 C2O4 होंगे, ओके, ये 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दान करेंगे। ओके, कुछ ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और फिर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो इससे हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये जो कॉन्फिग अपना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है। अब D2sp3 से हम लोग को तो पता ही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे तरह से पेयर्ड हो गए। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं हम लोग इसको। और नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग इनको। ओके, पिछले वाले एग्जांपल्स में हम लोग ने देखा था। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखो पूरे के पूरे तरह से पेयर्ड है, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स। सेम कहानी, मेटल का हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, CO+3 में ही है। इसमें +3 में हम लोग ने अभी देखा था पिछले सवाल में कि D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D6 लिख दिया यहाँ पर। ओके, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने डाल दिए। ओके, 4s 4p 4d लिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लोराइड है ये पेयरिंग नहीं करवाता। तो ये क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये मस्त सुस्त पड़े हुए उनके कमरे में मस्त पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो फ्लोराइड है ये उनको फोर्स नहीं करेगा कि भाई साहब जाके पेयर हो जाओ, नहीं। ओके, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे बस। फिर ये जो हमारे S3p4 वाले जो शेल में जो 4s 3p जो 4p के है ऑर्बिटल्स, ओके, तो एक 4s 3 4p के ऑर्बिटल्स और 2 4d के ऑर्बिटल्स का मिलन होगा। ये यही बोलेंगे, हमें कुछ कष्ट करना पड़ेगा अभी। तो इनका मिलन होकर ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, अब अभी बोलेगा ये फ्लोराइड कि चलो अब मैं रेडी हूं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करने के लिए। ओके, तो ये मस्त एकदम 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दान करेगा, और कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। ओके, ऑर्बिटल्स में। अब इससे पता चल रहा है हमें क्या, सेम वही कहानी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग ने बाहर के d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ओके, तो इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। वही कहानी फिर से रिपीट कि अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है तो इनका बिहेवियर जो होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो पैरामैग्नेटिक होगा। बस खत्म। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो मैं ड्रॉ करूंगा, आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ। कैसे करना है, कॉन्सेप्ट तो आपने को पता ही है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग होती है। ओके, तो दिखा देते हैं कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो सबसे पहले ये तो दिखा रहे हम लोग कि ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऐसे, ओके, ऊपर, तो नीचे कम एनर्जी है, ऐसे दिखा रहे हम लोग। ओके, सबसे यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं हम लोग ये 5 लाइंस ऐसे। तो ये क्या दिखा रही है, ये एनर्जी दिखा रही है d ऑर्बिटल्स की। कौन से d ऑर्बिटल्स की, मेटल के, ओके, जब वो फ्री स्टेट में है। ओके, मतलब इनके ऊपर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है, एकदम मस्त मजे में है, खुशी में है एकदम। ओके, ऐसे। फिर जब इनके ऊपर हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड लगाएंगे, ओके, मतलब मेटल ऐसे बीच में है और चारों तरह से, मतलब पूरे स्फीयर के अंदर उसको डाल देंगे जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा, तो ये सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिमेट्रिकल केस में होगा क्या, इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और ये यहां पर आ जाएंगे ऐसे। तो ये क्या है, मतलब ये एवरेज एनर्जी है। कौन से स्टेट में, जिसमें सिमेट्रिकल, ऐसे में SMSY लिख देता हूं, सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड में रखा है हम लोग ने। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब होगा क्या, अब हम लोग लेके आएंगे लिगैंड्स को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कुछ ऐसे। तो लिगैंड्स को लेके आते ही क्या होगा, हमारा ये जो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल नेगेटिवली चार्ज फील्ड है ये टूट जाएगा। ओके,
अब ये सिमेट्रिकल नेगेटिवली चार्ज फील्ड बन जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल की वजह से क्या होगा, इस मेटल के जो ये डी ऑर्बिटल्स है जो डीजनरेट है, अब तक एक ही एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी हो जाएगी अलग अलग, मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, और इसी को हम लोग तो कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होगी कि ये इनकी एनर्जी तो काफी नीचे रहेगी, ये इनके एनर्जी के बीच में रहेगा, ये कहीं पर इन दोनों के बीच में होगी लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। ओके, तो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे 3 और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे 2। अब ये कैसे पता चला हमें, हमने पढ़ा है कि मेटल के जो भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके, जो एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि लिगैंड जो होते हैं वो भी एक्सिस की तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं। तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। दूर बोलेंगे दूर दूर जाओ, दूर दूर जाओ, ऐसे करेंगे एक दूसरे को, तो फिर रिपल्शन की वजह से इनके बीच की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा एनर्जी मतलब ये स्प्लिट होंगे तब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए हम लोगों ने इनको ऊपर दिखाया है थोड़ा। ओके, इनकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, इससे। ओके, एवरेज एनर्जी इन सिमेट्रिकल स्फेरिकल नेगेटिवली चार्ज्ड फील्ड से। ओके, अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पर, ओके, जो इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एनर्जी को, इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। ओके, तो डायग्राम में जो भी नेमिंग करवानी है उसका मतलब भी समझा रहा हूं मैं। ओके, डायग्राम बनाते बनाते तो ये देखो, यहाँ पर हम लोग ने बोला था कि हम लोग ने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड होंगे एक्सिस की तरफ, तो कौन से 2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं एक्सिस की तरफ, हमें पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ इनके ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड होंगे ऐसे कुछ, और डी जेड स्क्वायर, इसका तो कई अतरंगी स्ट्रक्चर है, आपको याद भी होगा। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स को, इसको हम लोग नाम देते हैं ईजी। ओके, अब ये जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑक्टाहेड्रल जो क्रिस्टल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ओके, इसीलिए हम लोग जी रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती तो हम लोग जी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग को ऑक्टाहेड्रल का दिखाना है इसलिए जी लगा दिया। ओके, अब नीचे वाले जो होंगे ऑर्बिटल्स वो कौन से होंगे, इनको हम लोग T2G बोलते हैं। ओके, और ऐसे ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टेड होंगे बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस होंगे तो क्या होगा, लिगैंड तो टुवर्ड्स द एक्सिस है, तो बिटवीन द एक्सिस होंगे तो मतलब इनका और लिगैंड के बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ओके, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन मेटल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम होगा तो इनकी एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए फिर ये ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में डायरेक्टेड है वो होंगे T2G का पार्ट। ओके, अब ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें पता है DXY, DYZ और DXZ। ओके, तो ये तीनों भी पार्ट होते हैं T2G ऑर्बिटल्स के, मतलब ये तीनों भी होते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में डायरेक्टेड है। ओके, अब ये जो पूरा डिफरेंस है एनर्जी के बीच, एनर्जी का इन दोनों के बीच में, ओके, इसको हम लोग डेल्टा O करके बोलते हैं, डेल्टा जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो O है ये बता रहा है हमें कि ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये जो डेल्टा O है ये एनर्जी सेपरेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की, ये बता रहा है हमें ये डेल्टा O। अब इस बैरी सेंटर से ये ऊपर वाला जो हमारा EG ऑर्बिटल्स है ये है 3/5 टाइम्स डेल्टा O, और ये बैरी सेंटर से नीचे वाले हमारे T2G ऑर्बिटल्स है 2/5 टाइम्स डेल्टा O। बस पूरा का पूरा हम लोग ने डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया कि कैसे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What is spectrochemical series? Explain the difference between a weak field ligand and a strong field ligand. Okay, तो हम लोग ने अगर लिगैंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज कर दिया, ओके, इन सीरीज में, तो उस सीरीज को हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, कैसे दिखती है, कुछ ऐसे दिखती है, इतनी लंबी चौड़ी सी सीरीज दिख रही है आपको लिगैंड्स की, और सारे लिगैंड्स देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज किए गए, मतलब ये वाले लिगैंड जो है इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ये वाले लिगैंड जो है लास्ट में आते हैं इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। ओके, थोड़ा ट्रिक, मतलब थोड़ा एक चीज ऐसे याद रख सकते हैं कि वीक फील्ड लिगैंड्स कैसे हम लोग पहचाने, तो देखो ऐसे लिगैंड्स जिनमें हैलोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डोनर एटम हो। ओके, आप सबको पता है अभी डोनर एटम क्या होता है,
वो एटम जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे लिगैंड जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर एटम हो, तो हम लोग मोस्टली ये वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये सारे लिगैंड्स आप ध्यान से देख सकते हो, यहां तक हैलोजन है, सल्फर है डोनर एटम, फिर हैलोजन, फिर सल्फर, फिर हैलोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहां तक ये वीक फील्ड लिगैंड की कहानी चलती है। ओके, तो आप फटाक से पहचान सकते हो। अब इसी सीरीज में देखो, बीच में आपको ये नाइट्रोजन वाले दिखेंगे डोनर एटम, नाइट्रोजन जिसमें लिगैंड है, मतलब ऐसे लिगैंड जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। ओके, ये वाले दिखेंगे आपको लिगैंड्स बीच में। ओके, लो वीक फील्ड लिगैंड के बाद। ओके, तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में कार्बन और फास्फोरस होते हैं एज अ डोनर एटम, और ये थोड़ा इंटरमीडिएट इनका स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए देखो ये वीक के बाद बीच में ये वाले आ रहे, थोड़ा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाले, और फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में। पर हम लोग इन्हें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स ही थोड़ा कंसिडर करते हैं। तो ये सारा एक साथ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं। ओके, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन या फिर फास्फोरस डोनर एटम हो। अभी ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही अपनी सीरीज का, इस सीरीज में है ही नहीं, तो नाइट्रोजन और कार्बन। ओके, तो अब कैसे पता चला ये सीरीज ऐसी कुछ चल रही है, ये लिगैंड्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इनकी सबसे कम है, और ये ऐसे ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है? हम लोग ने क्या किया, इन लिगैंड्स के कॉम्प्लेक्सेस लिए, और ये कॉम्प्लेक्सेस कैसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कितने एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये देखा। तो उससे क्या पता चला हमें, देखो लॉजिकल सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या, उस कॉम्प्लेक्स में जो डी ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन लोअर डी से हायर डी ऑर्बिटल में जो जंप कर रहा है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, राइट? इसीलिए तो वो ज्यादा एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब हमें तो पता है स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में, राइट? मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल्स में। तो अगर इनमें ये नेचर दिखाई दे रहा है कि वो ज्यादा लाइट वाली, मतलब ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। तो फिर हम लोग के पास तो कॉम्प्लेक्सेस तो पता ही है हमें कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो इनके लाइट की जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो रही है, इसको कंपेयर करके देखा गया कि हाँ, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है क्योंकि ज्यादा स्प्लिटिंग करवा रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी खींच रहे हैं। ये थोड़े कम है, इनसे कम ये है, ओके, कुछ ऐसे। चलो अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स और वीक फील्ड लिगैंड्स के बीच का डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स की फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए ये डी ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्प्लिट करते हैं। ओके, अब ज्यादा स्प्लिट करेंगे तो हमें पता ये क्या होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में, ये ज्यादा होगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट? और इनके केस में ये ज्यादा होती है। अब वीक फील्ड लिगैंड्स के केस में इनकी फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसीलिए ये स्प्लिटिंग इतना ज्यादा नहीं कर पाते डी ऑर्बिटल्स का। तो स्प्लिटिंग कम होने की वजह से होता क्या है, इनके जो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है। ओके, बस। अब होता क्या है इनके केसेस में कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डेल्टा, ओके, अब हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स केसेस में ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी। ओके, इससे क्या होता है, ये जो नीचे के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, D4 कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ओके, D7 तक, इनके पास एक सवाल आ जाता है कि अब हम करें क्या। ओके, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास कि मैं यहीं पर मेरे दूसरे भाई के साथ पेयर हो जाऊं या फिर ऊपर के बॉक्स में निकल जाऊं मैं, ओके, ऊपर के ऑर्बिटल में। तो इनके केसेस में ये क्या कहते हैं, ऐसे लिगैंड्स क्या करते, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी लग रही है तुम्हें ऊपर जाने के लिए वो बहुत ज्यादा है, और इस एनर्जी के कंपैरिजन में तुम्हें तुम्हारे दूसरे भाई के साथ अगर पेयर करना हो तो वो एनर्जी काफी कम है। तो ये क्या करेगा, फिर ये बोलेगा कि चलो ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने से अच्छा मैं मेरे दूसरे भाई के साथ एक डिब्बे में बंद हो जाता हूँ, और इसीलिए फिर ये होगा क्या, ये पेयर होगा। ऐसे ही D5 D6, तो ये ऐसे पेयरिंग के वजह से होता क्या है, जो
अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर तो इनमें, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचते ही नहीं है इनमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हम लोग को पता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब इनके केस में होता क्या है, उल्टी कहानी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। ओके, ऑक्टाहेड्रल के केसेस में हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो इनकी जो एनर्जी है, सॉरी, ये जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो फिर ये वीक फील्ड लिगेंड्स क्या बोलेंगे, देखो ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है ना वो कम है। ओके, एज कंपेयर टू तुम्हारे दूसरे भाई के साथ पेयर होने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो उससे उससे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, भाई मैं इतना ज्यादा एनर्जी देके इसके साथ एक डिब्बे में बंद होने से अच्छा मैं मेरा अकेला रह लेता हूँ, इसलिए वो ऊपर चले जाएगा। ऐसे D5 के केस में भी ऐसे हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो इसके केस में क्या होगा, देखो जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 अलग अलग डिब्बे में है, राइट, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ये अनपेयर्ड रह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और ये इनके केसेस में देखे जाते हैं, राइट। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है हम लोग ने पहले ही देख लिया है कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं इनके डोनर एटम्स होंगे ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हैलोजेंस, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के डोनर एटम्स होंगे कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अभी हम लोग ने देखा था। ओके, तो होता क्या है, वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में। ओके, कब होगा ये, जब लिगैंड प्रेजेंट होंगे, मेटल ऑर्बिटल्स ही है ये, मेटल डी ऑर्बिटल्स, इनके हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जो सेपरेशन होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। पर वो कब होगा, जब लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे तब, राइट, और कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है। ओके, तो अब ये क्या और पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये कैसे डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे। ओके, तो यस ये डिसाइड करता है। तो इनमें अगर हम लोग D1 D2 और D3 कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, ओके, मतलब D1 D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाले जो हमारे मेटल आयंस होंगे कॉम्प्लेक्सेस में, उनकी अगर बात करें तो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो मतलब होगा क्या, हमारे ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाले डायग्राम में हम लोग ने देखा था, ऊपर होते हैं Eg वाले, नीचे होते हैं T2G वाले, राइट, तो नीचे तो 3 होते ही है ऑर्बिटल्स, हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। तो ये 1 2 या 3 जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ के नीचे के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है भाई। अब ये जब फोर्थ वाला जब आएगा तब इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो इसके साथ, इसके दूसरे भाई के साथ डिब्बे में बंद होगा या फिर नए वाले रूम में चला जाएगा। ओके, कैसे, तो ये जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, बस इसी अकेले के मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों बोला है कि इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, ओके, पहली केस देखते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी से। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ज्यादा है, तो हम लोग ने अभी पिछले सवाल में देखा था कहानी क्या होगी, ये क्या कहेंगे कि बाबा ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है तुम्हें, ओके, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तुम्हारे दूसरे भाई के साथ पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी खर्चा करने से अच्छा, ज्यादा पैसे देने से अच्छा कम पैसे में बाबा मैं इसके साथ रह लेता हूँ। ओके, तो ये इस केस में होगा। तो होगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन कैसा बदल जाएगा, नॉर्मली ओके जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे ये अलग होगा, क्योंकि देखो T2G में ही 3 नहीं अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और Eg में 0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा Eg में। अब दूसरा केस देखते हैं, ये नॉर्मल सा केस है। ओके, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे कि हंट्स रूल फॉलो हो जाता है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, अब ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है ये अगर कम है, ओके, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो नया वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहेगा कि यार मुझे ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी लग रही है एज कंपेयर टू मैं इसके साथ डिब्बे में बंद हो जाऊं उससे, तो मैं क्यों मेरे ज्यादा पैसे खर्चे करूं या फिर ज्यादा एनर्जी खर्चा करूं और इसके साथ रह जाऊं, मैं अपना मस्त एकदम ऊपर वाले रूम में रह जाता हूं, राइट। तो इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा।
तो होगा क्या कॉन्फ़िगरेशन, देखो अभी ये था T2G, ये था हमारा EG, तो कॉन्फ़िगरेशन इस केस में हो जाएगा T2G3 और EG1। ओके, तो कुछ ऐसा इफेक्ट करता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड इन केसेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। CrNH3 the whole 6 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+ चार्ज है इज पैरामैग्नेटिक, व्हाइल NiCN the whole 4 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे किस बेसिस पर, तो इनके जो मेटल्स आयंस है इनके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके बेसिस पर। ओके, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ढूंढेंगे हम लोग अभी कि इनके मेटल के जो आयंस है इनके डी ऑर्बिटल में क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलो, तो यहां पर देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका 3d3 ही होगा। ओके, तो इसका हम लोग ऑर्बिटल्स बना के इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देते। अब कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, राइट। अब ये अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पर देखो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो 2 डी ऑर्बिटल्स है, एक s और 3 p ऐसे ही खाली पड़े हुए, तो अमोनिया तो बोलेगा वाह अच्छी बात है, मेरे लिए तो पूरा तामझाम करके रख दिया। तो ये आके बस उसके इलेक्ट्रॉन्स का दान यहाँ पर कर देगा। ओके, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दान करेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पर हमें इससे लेना देना नहीं है अभी। ओके, ये कौन से ऑर्बिटल में दान कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो अभी बने बनाए 2 डी ऑर्बिटल्स एक s और p थे, हमें लेना देना बस इससे है। ये अमोनिया क्या करवा रहा है इन क्रोमियम 3+ के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो हमें ऐसे ही खाली दिखाई दे रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें, तो बस इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, कर दिया एक्सप्लेन ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। अब इसको भी सेम ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या 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 हो रहा है इसमें, देखो निकल का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इसमें निकल +2 स्टेट में है, अगर आप देखोगे ध्यान से कैलकुलेट करके तो -4 वहां जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 +4 +2। तो इस +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 और इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे सजे हुए होंगे इनके डी ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब यहां पर आ गया हम लोग 4s 4p भी दिखा देते हैं। ओके, अब होगा क्या, ये जो साइनाइड आ रहे हैं, ओके लिगैंड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है हमें पता है, तो ये जब अप्रोच करेंगे निकल को, तो निकल को बोलेंगे यार निकल तूने ये ठीक नहीं किया, तेरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है जो अनपेड है इस ऑर्बिटल में, ये नहीं जमेगा यार, मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, फोर्स करेंगे पेयरिंग करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो होगा क्या, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, और ये जो 4th ऑर्बिटल था इसमें भी पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा, ये तो खाली है s वाला और ये p वाले भी खाली है, राइट। ये 3d है, 4s है, 4p है। ओके, तो ये dsp2, राइट, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बना देगा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये इस कॉम्प्लेक्स का। अब हो क्या रहा है, देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देगा, साइनाइड 4 आ रहे हैं ना, देखो 4 साइनाइड, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान होगा। इसके ये दान करने के लिए इसने क्या करवाया, पेयरिंग करवाई, हमें इससे लेना देना है। देखो किससे, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, पेयर्ड है, ओके या नहीं है, बचे हुए, मतलब जिनमें डोनेशन नहीं हुआ, जिनमें डोनेशन हुआ है जो भी मेटल के ऑर्बिटल्स है वो तो अभी फिल होंगे, ये वाले जो है जिनमें डोनेशन हुआ मतलब जिनमें पेयरिंग हुई है, अगर पेयरिंग हुई है तो पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होंगे तो फिर ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, डायमैग्नेटिक। यहाँ पर अनपेड थे तो पैरामैग्नेटिक कर रहे थे। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O द होल 6, उसके ऊपर 2+ चार्ज है, ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्रीन है इसका सॉल्यूशन, बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN द होल 4, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2- है, ये कलरलेस है, एक्सप्लेन। तो हमें तो पता है कि कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, वो हम लोग को CFT ने बताया था, कैसे DD ट्रांजिशन होता है, राइट। तो DD ट्रांजिशन होने के लिए हमें ये भी पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही होगा ये, अगर नहीं होंगे तो कैसे फिर डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, ऊपर जाएंगे, राइट। फुल्ली फिल्ड होंगे या फिर कुछ भी नहीं रहेगा डी ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं पाएंगे ना आगे वाले ऑर्बिटल में, बस। तो अब हमें क्या करना है,
हमें पता है कि ये अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर कलरलेस है तो इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पर इसे समझाना तो भी तो पड़ेगा, राइट? तो समझाएंगे कैसे इसे? बस देखेंगे कि इसका जो निकल का 2+ का जो 3d ऑर्बिटल्स है और ये जो वाटर के जो लिगैंड मॉलिक्यूल्स है ये कैसे इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो वीबीटी के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे, मतलब वीबीटी ने जैसे हम लोग को बताया कि क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा उस कॉम्प्लेक्स में, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा 3d8। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे अब देखना है बना के 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 3d के 8 हो गए। अब 4s रहेंगे और 4p रहेंगे और यहाँ पर मैं 4d भी बना रहा हूँ। ओके, पता चल जाएगा थोड़ी देर में ऐसा क्यों हो रहा है, शायद पता भी होगा। ओके, 4s 4p और 4d। ओके, अब होगा क्या इसके केस में, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये तो वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, हमें पता ही है। तो ये जब Ni2+ को अप्रोच करेंगे तब ये बोलेंगे कि यार चलो ठीक है जाने दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, जाने दो, मत करो इनका पेयरिंग, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे। हम लोग क्या करेंगे, हम तुम्हारे आगे वाला s 3p और 2d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देंगे, वाटर बोलेगा, और बस हम लोग खुश हो जाएंगे उससे। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हम लोग को तो पता ही है। तो ऐसा कुछ दान करने के बाद होगा क्या, देखो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, dd ट्रांजिशन हो रहा है इसीलिए तो कलर शो कर रहा है, ये बताना है। अब इसके केस में NiCN4 2- के केस में हो क्या रहा है, देखो सेम कहानी रिपीट होगी। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो साइनाइड है ये मानने वालों में से नहीं है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई निकल, तेरे जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तू इनको पेयर करवा ले। तो ऐसे ये जो Ni2+ का 3d8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, साइनाइड जब आएगा तो बोलेगा पेयर करवा दे, चल मुझे यहाँ पर एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा इसका। ओके, ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कुछ ऐसे, और फिर साइनाइड क्या करेगा, आगे के 4s और ये 4p के जो ऑर्बिटल्स है इसमें से 2 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा और कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन उनमें डोनेट कर देगा, दान कर देगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके d ऑर्बिटल में, ओके निकल के, ये वाले तो साइनाइड ने दे दिए, इसके खुद के जो d ऑर्बिटल मतलब खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में, ये तो सारे के सारे पेयर्ड है, इनका तो सवाल ही नहीं आता, इनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखो इनकी बात कर रहे थे, ये सारे के सारे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड नहीं तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, कलर शो नहीं करेंगे, इसीलिए ये कलरलेस है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, FeCN6, ओके पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4- चार्ज है, एंड FeH2O6 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, व्हाई? ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग FeCN6 का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें Fe2+ आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का ये देख लेते हैं, साइनाइड के प्रेजेंस में इसको क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा देखो आपको। ओके, तो Fe2+ में मतलब 4s2 3d6 होता है, 2+ मतलब d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, मतलब 3d6, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6, 4s तो खाली है, 4p भी खाली है, राइट। अब साइनाइड के केस में क्या होगा, जब साइनाइड आयंस आएंगे तब ये बोलेंगे कि भाई पेयरिंग करो, मैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का दान करूंगा नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करने के लिए बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मिलन हो जाएगा इन दोनों के साथ, मस्त डिब्बे में बंद हो जाएंगे। तो डिब्बे में बंद होने के बाद कुछ ऐसा होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6, ओके ये 2 खाली, 4s 4p। अब हमें तो पता ही है कि ये 3 और ये 3 मतलब ये 3 और ये 3 मिलके 6 ऑर्बिटल्स में साइनाइड इनका इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। ओके, वो उससे हमें कुछ इतना मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है कि ये जो बचे हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन का दान नहीं हो रहा है, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन का दान जिसमें नहीं हो रहा है,
ऐसे डी ऑर्बिटल्स मेटल के, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कैसे है, मतलब अनपेयर्ड है, पेयर्ड है। तो यहाँ पर देखो पूरी की पूरी तरह से पेयर्ड है, पेयर्ड है मतलब डी ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, तो फिर ये कलरलेस है, राइट। अब इसके बारे में देखते हैं, अगर ये भी कलरलेस हुआ तो इसका मतलब कलर तो सेम था, पर ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट कलर्स है। देख, इसीलिए क्योंकि इसका जो कलर है ये कलरलेस नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो आपको पता चल जाएगा। ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। अब जब वाटर लिगैंड अप्रोच करेगा Fe को, तो ये बोलेंगे कि हम लोग कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो वीक फील्ड लिगैंड हूं, मैं कुछ पेयरिंग वगैरह नहीं करवाने वाला, मैं एकदम चुपचाप ये S वाले, ये 3 P वाले और ये D वाले ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करूंगा। ओके, एक्स्ट्रा बन गया, सॉरी 1 2 3 4 5, तो इनका इस्तेमाल करूंगा मैं, मतलब ये एक S 4S वाला, 4P वाला और 4D में से जो दो ऑर्बिटल्स है इनका मैं इस्तेमाल करूंगा, इनमें मैं मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दूंगा। ओके, ये तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो भी डी ऑर्बिटल में भरे हुए वैसे के वैसे रहने दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो Fe2+ के जो डी ऑर्बिटल्स है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। भाई साहब इनमें तो डी डी ट्रांजिशन होगा ही, तो इसीलिए ये कलर शो करेंगे, और बस इसीलिए हम लोग को ये बताया गया है कि ये डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं, और हम लोग ने बता दिया कैसे, क्योंकि ये तो कलरलेस है और ये कुछ ना कुछ कलर तो शो करेगा, तो एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने क्यों ऐसा, इन दोनों के बीच के कलर का डिफरेंस ऐसा क्यों है। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा मेटल कार्बोनिल के बारे में, काफी सारे एग्जांपल्स देखे, काफी सारे स्ट्रक्चर्स भी देखे इनके। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है, मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है उसमें खास बात क्या है, तो ये जो हमारा मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, ओके, मेटल कार्बोनिल में किसे हम ये कैसे मतलब समझ में आ रहा है, कार्बोनिल हमारा लिगैंड है, तो लिगैंड का हमारा कार्बन जो है, इस लिगैंड में हमारा जो कार्बन है वो है डोनर एटम लिगैंड का, तो यही डोनेट कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम लोग मेटल कार्बन बॉन्ड बोल रहे हैं मेटल कार्बोनिल में। ओके, अब इस मेटल कार्बन बॉन्ड की खासियत क्या है, इसके पास दोनों कैरेक्टर्स है यार, सिग्मा कैरेक्टर भी है, पाई कैरेक्टर भी है। आप तो कहोगे यार इसमें क्या बड़ी बात है, सिग्मा कैरेक्टर पाई कैरेक्टर तो हम लोग ने कितने सारे बॉन्ड में देखे, पर यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी हो रही है। ओके, चलो समझ लेते, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ओके, मतलब ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये दान कर रहा है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है, मतलब सब अभी तो सबको पता ही है कि लिगैंड का जो डोनर एटम है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दान करता है मेटल के ऑर्बिटल में, और फिर ये लोग शेयरिंग करते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मेटल भी क्या सोचने लगता है कि यार मैं क्यों पीछे रहूं, राइट, मैं भी दान कर देता हूं। ये क्या कर लेता है, देखो इसके जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स है, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं, फील्ड डी ऑर्बिटल्स मेटल के, ओके, यहां से जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल से अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान होगा, मेटल के पास ये जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, और यहां से दान होगा कहां पर, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पूरा इसके पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, अब आप सोचने लगोगे कि ये पाई स्टार क्या होता है, मतलब पता तो होगा ही आपको, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में एकदम अच्छे से, एंटी बॉन्डिंग, ये पूरा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब थोड़ा याद आ गया रहेगा एकदम अच्छे से, राइट। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेटल के पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका दान हो रहा है, ओके, और ये तो ऑब्वियसली वेकेंट ही है। तो कुछ ऐसे डोनेशन की वजह से इन दोनों के बीच में कुछ खास टाइप का बॉन्ड बन रहा है, ओके, और इसे हम लोग कह रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इस सिनर्जिक इफेक्ट के वजह से ये एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, काफी इनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, d orbital occupation and coordination number of the central metal ion in following complexes। ओके,
तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेटल आयन है उसका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी सबको पता ही है कैसे निकालते। अब इस केस में क्या होगा, इनको हम लोग को आयोनाइज करना पड़ेगा। पहले तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज पता करना पड़ेगा, तो जाके हम लोग को मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज कैसे पता चलेगा, ये काउंटर आयन कितने हैं, 3 है। एक पोटेशियम आयन के ऊपर +1, तो 3 के ऊपर +3, तो इसके ऊपर +3 मतलब इसके ऊपर होगा 3 माइनस चार्ज। अब ये -3, यहाँ पर एक ऑक्जेलेट आयन के पास होता है -2 चार्ज, 3 है मतलब हो गया -6 बाहर आ जाएगा, +6 -3 +6 होता है +3। तो इसका मतलब हम लोग ने अपने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ये है +3। ओके, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर, उसके बाद जाएंगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा आपको। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने डोनर एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे लिगैंड के। तो यहाँ पर C2O4 में ये डाइडेंटेट लिगैंड है तो 2 डोनर एटम है, 3 C2O4 है मतलब 6 डोनर एटम है, तो 6 डोनर एटम मेटल के साथ जुड़ रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ज्योमेट्री कैसा होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब ये हमें चाहिए था डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के लिए। ओके, कैसे, देखो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मतलब यहां पर हमें तो पता है कि कोबाल्ट +3 स्टेट में, राइट, पर +3 में तो हमें पता है कि इसका अगर हम लोग नॉर्मली अरेंजमेंट कर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग अनपेयर्ड रखेंगे, फिर पहले वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, कुछ ऐसे देखो 1 2 3 4 5 और 6 D6। पर इस लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये तो फ्री स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लिगैंड के प्रेजेंस में होगा क्या, स्प्लिटिंग होगी, हमें तो पता ही है। और स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती है कि यहां पर ये जो C2O4 है, ओके, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर जाता है। ओके, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वीक फील्ड लिगैंड है, ओके, पर बिहेव वीक फील्ड लिगैंड के जैसे नहीं कर रहा है। अब ये वीक फील्ड लिगैंड कैसे है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन डोनर एटम है, दूसरी बात वाटर से भी कम है इसका फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप सीरीज देखोगे तो, पर इस केस में ये एक्सेप्शन की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह। ओके, तो ये स्प्लिटिंग करवाएगा कोबाल्ट +3 के D6 जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोबाल्ट +3 के डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग करवा देगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी हमें तो पता ही है। ओके, ऊपर Eg के ऑर्बिटल्स 2, dx² - y² और dz², नीचे dxy dyz और dxz, ये होते हैं T2G वाले। ओके, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहां पर ये पेयरिंग करवाएगा। ओके, ऊपर नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन और 6th इलेक्ट्रॉन, जितनी पॉसिबल पेयरिंग है उतनी कर दी। और वैसे भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन कितना था, मतलब जितनी पॉसिबल पेयरिंग है उतनी करवा दी D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नीचे रह गए T2G में, इसीलिए इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा होगा T2G6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन इसी में है और Eg0। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग का भी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी हम लोग सेम सीक्वेंस में जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज ढूंढेंगे, तो क्लोराइड -1, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा +1, राइट। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में ये तो हो गया अपना न्यूट्रल, तो 0, ये हो गया -2 क्योंकि 2 क्लोराइड है, तो हमारा क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 +1 हो जाएगा +3। ओके, तो क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब Cr+3 में एग्जिस्ट तो कर रहा है, अब हम लोग देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसके बाद हम लोग ये Cr+3 का इस्तेमाल करेंगे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन देखने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी देखो इथिलीन डायमंड डाइडेंटेट, राइट, तो इसके 2 डोनर एटम, ये है टोटल, ये खुद 2 है, एक के 2 डोनर एटम, 2 के होंगे 4 डोनर एटम, इसके और 2 मतलब 6 डोनर एटम, 6 डोनर एटम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फिर से वही ऑक्टाहेड्रल हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। अब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग सेम होगी, हमें पता है कैसे, Eg के 2, T2G के 3। अब यहाँ पर Cr+3 जो है, ओके, ये हमारा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है D3। ओके, आप देखोगे करके तो 3D3 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो D में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने। अब हमने तो पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D3 कॉन्फ़िगरेशन तक कुछ लिगैंड का इन्फ्लुएंस से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब पेयरिंग अनपेयरिंग से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि क्या होगा देखो 1 2 3
वैसे भी ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स में भरने हैं इलेक्ट्रॉन, एक होगा तो इसमें, दो होगा तो इसमें, तीन होगा तो इसमें। D4 के लिए होगा झमेला, D4 के लिए या फिर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड की तरफ, वीक फील्ड लिगैंड पर। ओके, तो अब यहां पर तो D3 नीचे ही जाएंगे सब, राइट। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तो इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा, T2G3 Eg0। तो चलो दोस्तों देखते हैं तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स हमारा। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमको क्या ढूंढना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तो आप एकदम माहिर हो ही गए रहेंगे। तो देखो अमोनियम आयन है तो +1 होता है, 2 के ऊपर +2 होगा तो इसके ऊपर होगा -2 चार्ज, -4 बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ओके, -2 +4 होता है +2। तो कोबाल्ट के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मतलब कोबाल्ट के ऊपर का चार्ज कितना है, +2। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया। दूसरा क्या ढूंढते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो 4 फ्लोराइड है, 4 डोनर एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाँ, अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें पता है कि जो ज्योमेट्री होती है ये तो एक तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी है ये कैसे पता चलेगा, वीबीटी से। चलो तो यहां पर देखो वीबीटी से पता चल जाएगा हमें, और थोड़ा सीएफटी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो CO2+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, D7 हो जाएगा। ओके, आप करके देख सकते हो, 4s2 3d7 होता है, 2 उसमें से गए तो D7 हो जाएगा। अब D7 में इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भरे होंगे, 3d7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो जब फ्लोराइड हमारा आयन अप्रोच करेगा, ओके, एज अ लिगैंड, तो ये तो वीक फील्ड लिगैंड है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग तो नहीं करवाएगा, ये बोलेगा कि भैया जो है रहने दो कोबाल्ट 2+ के पास, मैं तो ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर लेता हूँ और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देता हूं मैं और ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता हूं मैं, ओके, कोबाल्ट के साथ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता है क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब ये पूरी कहानी हम लोग ने बस की ज्योमेट्री ढूंढने की। अब हमको एक बार ज्योमेट्री पता चल गई, अब हमें पता है कि हमने टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग भी पढ़ा हुआ है। ओके, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, कुछ ऐसे, राइट, जिसमें ऊपर होंगे हमारे T2G के ऑर्बिटल्स, ओके, और नीचे आ जाएंगे Eg वाले ऑर्बिटल्स। अब D7 कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए तो ये फ्लोराइड जो है इसका भी इंफ्लुएंस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड है। तो ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं पेयरिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग आजाद हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में भरने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम ऊपर के T2G में जा सकते हो। तो क्या होगा, 1 2, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को बोलेगा जाओ भाई जाओ ऊपर वाले में जाओ, फोर्थ वाले को भी बोलेगा जाओ, फिफ्थ वाले को भी बोल दिया जाओ। अब और बचे कितने, 2 बचे और, तो 6th और 7th। ऐसा होगा डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन में कैसा होगा अभी, Eg वाले जो होंगे इसमें 4 होंगे, ओके, और T2G वाले होंगे इसमें होंगे 3। कुछ ऐसा होगा डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ओके, CO2+ का। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। तो यहाँ पर तो देखो सीधा सीधा है, SO4 2-, ओके, तो इसके ऊपर होगा +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये तो न्यूट्रल है, तो मैंगनीज के ऊपर होगा कितना चार्ज, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गया +2। ओके, अब Mn+2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, D5, राइट, 3d5, 4s2 3d5 होता है, 2 निकल गए तो 3d5। अब D5 जो होगा इसका ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन समझने के लिए अब देखते हैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, राइट, 6 डोनर एटम्स है, 6 मतलब सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग भी हमें पता ही है कैसी होती है, ओके, ऊपर Eg वाले 2, नीचे T2G वाले 3, राइट। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब अब डिपेंड भी करेगा लिगैंड के ऊपर भी, क्योंकि वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वाटर तो वीक फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 D3 तक तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये बोलेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कि तुम्हें पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाना। ओके, तो D4 वाले को ऊपर भेज देगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। ओके, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो D4 वाला ऊपर गया, D5 वाला भी ऊपर ही गया, तो पूरे के पूरे 5 भर गए। देखो D5, अब डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा हो गया, T2G
यहाँ पर 2 मिसिंग है, T2G3 और EG2। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राइट डाउन द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बाप रे बाप, क्या क्या पूछा है देखो, पर मजा तो आएगा ही, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने थोड़े थोड़े मतलब पहले तो पढ़ ही रखे हुए चैप्टर में। अब एक एक करके हम लोग फटाफट एक दो निकाल देंगे इनका सबका आंसर्स। तो सबसे पहले चाहिए हम लोग को इनका IUPAC नेम, राइट। तो IUPAC नेम में शुरू करेंगे हम लोग कटायनिक स्पीशीज से। तो यहाँ पर है पोटेशियम, जो काउंटर आयन है, तो हम लोग सिर्फ पोटेशियम लिख देंगे, राइट। फिर कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। अब अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो ये ध्यान में रखना है। अब कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर को शुरू करेंगे हम लोग लिगैंड के नाम से, वो तो हमें पता ही है। तो लिगैंड यहाँ पर 2 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे उनको। तो कौन से हैं? वाटर है, वो तो एक्वा हो जाता है, C2O फॉर ऑक्सलेट है। अब एक्वा और ऑक्सलेट में हमें तो पता ही चल रहा है, एक्वा A ऑक्सलेट O, तो पहले आएगा क्या? एक्वा। तो कितने एक्वा है देखो, 2 है, तो डाई एक्वा। फिर ऑक्सलेट कितने हैं? 2, डाई ऑक्सलेटो आ जाएगा। नेगेटिव लिगैंड्स जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स, एंड विथ O। फिर अब यहां पर ध्यान रखना है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल जो होगा वो 8 से एंड होगा, राइट। कुछ ना कुछ खा रहा है वो, इसलिए क्रोम 8। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो अब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर +1 है पोटेशियम के ऊपर, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा -1। अब इसके पास है -2 चार्ज, 2 होंगे तो -4 हो जाएगा, -4 यहाँ पर तो 0। ओके, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो अभी -4 को बाहर भेज देंगे तो हो जाएगा +4, तो -1 + 4 होता है +3, तो यहाँ पर आएगा +3। और इसके बाद ओके, पूरा का पूरा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का नामकरण हो गया। देखो लिगैंड हो गए, मेटल हो गया। अब आएगा हम लोग का वाटर, ये जो लिखा हुआ है, तो कितने हैं? ट्राईहाइड्रेट, 3 है इसलिए ट्राई वाटर हाइड्रेट। ओके, अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखने की कुछ जरूरत है ही नहीं, अभी हम लोग ने अभी जस्ट निकाला है। तो क्रोमियम हमारा +3 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से जाएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एकदम इन डिटेल में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Q, वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर Q। तो देखो यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगैंड्स, 2 डोनर एटम। यहाँ पर है ये डाइडेंटेट लिगैंड, 2 डाइडेंटेट लिगैंड है। एक डाइडेंटेट के पास कितने होते हैं? 2, तो 2 डाइडेंटेट के पास कितने होंगे? 4 डोनर एटम, 4 + 2 6 डोनर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 6 मतलब हमें पता है इसका पॉलीहेड्रा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ऑक्टाहेड्रल। फिर अब आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। क्यों? क्योंकि बाद में हमें जब d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन देखना है तब हमको इस कॉम्प्लेक्स की मदद लेनी पड़ती है, उसके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग को तो पता ही है, क्रोमियम +3। तो +3 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे कुछ, आर्गॉन और 3d3, राइट। 4s1 3d5 होता है, तो एक s में से गया, d5 में से 2 गए, तो d3 बच गया, तो 3d3। अब इसका देखेंगे हम लोग d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो ये जो हमारे d ऑर्बिटल है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में कैसे स्प्लिटिंग होती है हमें पता ही है। ओके, ऊपर Eg, नीचे T2G, राइट। अब यहाँ पर D3 है, तो मतलब हमें कुछ लिगैंड का इन्फ्लुएंस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस केस में ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, राइट। ये नीचे के T2G ऑर्बिटल्स ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या हो गया? T2G3 और Eg0, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसके बाद देखेंगे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के बाद। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीधा मैग्नेटिक मोमेंट पर आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से देखेंगे थोड़ा, ओके, जगह लेके। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें तो पता ही है ये कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। और हम लोग ने DNF ब्लॉक में पढ़ा अच्छे से कि इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वेंच किया जाता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग स्पिन ऑनली फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या था? ये कुछ ऐसा था। ओके, म्यू मतलब अपना मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन ऑनली फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं ये वाला n × n+2, जहां पर n क्या होंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, देखो d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन में 1 2 3।
तो हम लोग ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 × 3 + 2 तो क्या हो गया 3 × 5 15। अब इतना तो पता ही है √16 कुछ 4 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर है 3.87 बोहर मैग्नेटन। अब आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, √15 को, आप तो माहिर हो इसमें। ये तो समझ में भी आ रहा है ऐसे भी, √16 मतलब 4, तो 4 के पास ही आएगा, तो 4 से कम ही है ये, राइट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, देखो MA2 लिख देते हैं हम लोग, यूनिडेंटेड लिगैंड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग A से। और ये जो हमारा डाइडेंटेड लिगैंड है इसको हम लोग चलो B से रिप्रेजेंट करते हैं, B', और कितने हैं 2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स को देख के हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि देखो ये जो यूनिडेंटेड लिगैंड है 2 दिए हुए, तो हम लोग इनको सिस पोजीशन में रख सकते हैं, ट्रांस वाले पोजीशन में रख सकते हैं, मतलब एडजेसेंट रख सकते हैं, अपोजिट भी रख सकते हैं। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म तो ये शो कर रहा है, देखो ऐसे कुछ। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स का ही स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सिस में जैसे हम लोग का A क्या है, वाटर है, तो वाटर कैसे होगा, OH2 करके जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है ना, इसीलिए। ओके, तो सिस में ये हम लोग ने यहां पर एक वाटर और यहां पर एक वाटर लगा दिया। बाकी के जो साइड्स है यहां पर हम लोग ऐसे ऑक्सलेट आयन लगाएंगे और यहां पर ऐसे ऑक्सलेट का लिगैंड। ओके, कुछ देखो ये इस प्लेन में जा रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर जा रहा है बॉन्ड, ये नीचे, यहां पर ऑक्सलेट, यहां पर नीचे ऑक्सलेट। ओके, तो ये सिस वाला है। अब ट्रांस वाला देखते हैं, ट्रांस वाला तो काफी इजी होगा, ऊपर एक OH2, नीचे एक OH2, और ये ऐसे 4 एक ही प्लेन में होंगे और ऑक्सलेट से जुड़े हुए होंगे, ऐसे 2 ऑक्सलेट लिगैंड से। अब इससे तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि यार ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, राइट, क्योंकि यहां पर इसको उल्टा कर देंगे तो सेम ही दिखेगा, पर ये जरूर शो करेगा। देखो, ओके, ये कैसे शो करेगा, हम लोग अगर इसका मिरर इमेज बना रहे, ओके, तो इसको उल्टा कर दो, कैसे होगा उल्टा, ये क्रोमियम, ऊपर तो OH2 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला और बाकी के सब बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा बदल जाएगा। अब ये वाला OH2 इस साइड आ जाएगा, ओके, मतलब H2O अपना, ये वाला इस साइड आ गया, ये वाला उस साइड जाने वाला है, तो ऑक्सलेट, और फिर ये जो है ये इस साइड आ जाएगा ऐसे। ओके, ये एक प्लेन में कुछ ऐसे। तो ये सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आप रोटेट करके देखोगे फिर भी ये जो रोटेट होने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इससे सेम नहीं होगा, तो आप चेक भी कर सकते हो, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है सिस वाला हमारा। तो चलो, ये कॉम्प्लेक्स भी हमारा वेट ही कर रहा है कि हम कब इसकी रामायण कथा लिख देंगे यहाँ पर नीचे। तो चलो इसकी रामायण शुरू करते हैं इसके IUPAC नेम से। अब IUPAC नेम में यह हम लोग का कटानिक स्पीशीज है, ये अनायोनिक स्पीशीज है, राइट। तो कटानिक स्पीशीज हमारा कॉम्प्लेक्स ही है, तो कॉम्प्लेक्स के ही नामकरण से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिगैंड्स कौन से 2 है, ओके, अमोनिया और क्लोराइड। अमीन होता है ये होगा क्लोरिडो, तो पहले ये यही आएगा अमीन। तो कितने अमीन है, 5 है, तो पेंटा अमीन। फिर क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा क्लोरिडो। फिर आएगा हम लोग का मेटल, मेटल है हमारा कोबाल्ट। अब ये कटायोनिक स्पीशीज है इसलिए कोबाल्ट ही लिखेंगे हम लोग इसे, ओके। अनायोनिक होता तो 8 लगा देते। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर देखो 2 क्लोराइड आयंस तो 2-, यहाँ पर कितना होगा 2+। अब यहाँ पर है क्लोराइड का -1, ये होगा 0, इसका ढूंढना है तो -1 बाहर जाएगा तो क्या होगा +1, तो +2 + 1 + 3, कोबाल्ट क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब बचे क्या बाहर अनायोनिक स्पीशीज जो है क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड, होगा इसका नाम लिख दिया। अब आएंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग ने यहीं पर निकाल दिया है IUPAC नेम लिखते समय पे, +3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ये वाला +3। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेम हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढेंगे पहले, 5 डोनर एटम्स इस अमोनिया के, क्योंकि 5 अमोनिया है, राइट, तो 5 नाइट्रोजन एटम, तो 5 डोनर एटम हो गए। यहाँ पर क्लोराइड तो 6वां डोनर एटम होगा, तो 6 डोनर एटम मतलब 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स का पॉलीहेड्रा होगा ऑक्टाहेड्रल। अब ढूंढेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर देखो कोबाल्ट है +3 में, राइट, तो +3 में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ ऐसे, आर्गॉन, ओके, 3d6। अब यहां पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे दोनों पर ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल जो है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डी ऑर्बिटल में कैसा ऑक्यूपेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और लिगैंड की तरफ भी, लिगैंड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो लिगैंड में नाइट्रोजन जो हमारा अमोनिया जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इस तरफ था ये, राइट। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग तो कुछ ऐसी ही होगी, ओके, ऊपर Eg नीचे T2G, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, तो 3 तक तो कहानी सही थी। अब आएगा इन्फ्लुएंस इनका अमोनिया का, तो अमोनिया क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ज्यादा, तो ऊपर जाने नहीं देगा ये, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे ही पेयर हो जाएंगे, 5वां 4th 5th और 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो D6 का जो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है, ओके, इसका D6 का वो कितना है, क्या है वो, T2G6, क्योंकि 6 के 6 इसमें ही है, और Eg0, ओके। चलो अब हम लोगों ने देखा क्या, IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पर। तो इस केस में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, देखो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और पिछले सवाल में हम लोग ने पूरा रामायण देख लिया था कि कैसे आया ये फॉर्मूला, मतलब कहाँ से आया। तो n × n+2 यही होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। अब म्यू में 0 × 0+2 क्या होगा, √0, तो म्यू मतलब 0 ही है, राइट, 0 बोहर मैग्नेटन, उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये देखो, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है Ma5b। अब हमें पता है ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पूरे के पूरे जो 6 कॉर्नर्स होते हैं ऑक्टाहेड्रन के, ओके, कुछ ऐसे पकड़ लो, ये 6 कॉर्नर्स है ऑक्टाहेड्रन के, ये आइडेंटिकली होते हैं, तो इनकी कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अगर इनको रोटेट करेंगे तो 6 कॉर्नर्स हम लोग को सेम ही दिखेंगे, राइट। तो इसीलिए फिर ये ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, राइट। तो स्टीरियो आइसोमर्स इसके कुछ भी नहीं है, तो ये ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसलिए इसके स्टीरियो आइसोमर्स कुछ भी नहीं होंगे। चलो अब इस तीसरे से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो IUPAC नेम में सिर्फ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है हमें, तो हम लोग शुरू करेंगे लिगैंड से। तो यहां पर है क्लोरिडो, यहां पर है पिरिडीन, ओके। तो नाम हम लोग का पहले C से शुरू होगा, तो ट्राई क्लोरिडो, ओके, फिर ट्राई पिरिडीन। अब उसके बाद आएंगे हम लोग मेटल की तरफ, तो यहां पर तो कुछ अनोनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ चीज है ही नहीं, मतलब ये तो पूरा न्यूट्रल है, तो मेटल का नाम ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये तो होगा न्यूट्रल, ओके, इसके ऊपर है -3, तो इसके ऊपर होगा +3, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया ये 3, और फिर खत्म, क्योंकि कुछ काउंटर आयन वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये है इसका नाम। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो हम लोग ने अभी निकाला Cr+3 में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 3। अब ये पिरिडीन है, तो ये समझ लो, या ऐसे मत समझ लेना कि कुछ बड़ा सा अपना मतलब C5H5N है तो कुछ चिलेट लिगैंड वगैरह कुछ है, नहीं, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है इनके पास, राइट, और नाइट्रोजन से ही ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये यूनिडेंटेट ही है। तो ये 3 यूनिडेंटेट, ये 3 यूनिडेंटेट मतलब कितने, 6 डोनर एटम हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो Cr+3 में है, ओके, 3d3 ही होगा, सेम टू सेम एकदम, राइट, पहले वाले सवाल के जैसे। अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, ओके, क्लोराइड है लिगैंड, पिरिडीन है, पर 3d3 होने की वजह से हम लोग का स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होने वाला है, राइट, ये तो पता ही है हमें, Eg में और T2G में, तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं फील्ड के बारे में कुछ, क्योंकि 1 2 3 ऐसे ही फिल होने वाला है, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लिगैंड के फील्ड स्ट्रेंथ से अब यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन T2G3 Eg0। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर इनके पास कितने हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यू इज इक्वल्स टू n × n √n × n+2, ओके। चलो ये जाने दो, म्यू इज इक्वल्स टू √n × n+2। अब यहाँ पर हमें पता है 3 × 3+2 मतलब 5, तो √15 हम लोग ने देखा था पहले सवाल में, क्या था आंसर, 3.87 बोहर मैग्नेटन, ओके। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखते हैं। तो चलो अब ये देखो, मेटल यूनिडेंटेट लिगैंड A, ये भी यूनिडेंटेट लिगैंड B,
और कितने हैं 3 तो चैप्टर में भी पढ़ा है। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तो ये 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं कौन से, फेशियल और मेरिडियोनल। तो यहाँ पर इनका कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, ओके, ऑक्टाहेड्रन में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर अब हम लोग समझो क्लोरीन ऐसे अरेंज कर रहे, तो ये जो पिरिडीन होंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ये देख रहे हैं, आपको दिखाई देगा ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस जो है ऑक्टाहेड्रन का, ये कुछ ऐसे, ये मतलब ऐसा फेस ऑक्टाहेड्रन का नीचे वाला। तो यहाँ पर देखो पिरिडीन पिरिडीन पिरिडीन, तो ऐसा अगर हो तो हम लोग इसे फेशियल आइसोमर कहते हैं, ओके, FAC से डिनोट करते हैं हम लोग इनको। अब इसका ही मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म कैसा होगा, मेरिडियोनल आइसोमर, ये ऊपर तो क्लोरीन वैसे ही है, ओके, यहां पर पिरिडीन, यहां पर पिरिडीन और यहां पर पिरिडीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन ले लो। तो ये देखो मेरिडियन पोजीशन पर, मतलब मिडिल वाले पोजीशन पर है 3 पिरिडीन के लिगैंड्स, ओके, ऑक्टाहेड्रन में ऐसे, यहां पर 1 2 3। तो कुछ ऐसा अगर हो तो हम लोग इन्हें फिर मेरिडियोनल कहते हैं आइसोमर, और डिनोट करते हैं MER और डैश से, ओके, MER डैश। तो ये हो गए इनके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लोग इनको रोटेट करेंगे ना तो सेम ही हम लोग को मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मतलब इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग, मतलब इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे और उस मिरर इमेज को कुछ ऐसा रोटेट कर देंगे कि हम लोग को ये ऐसे पोजीशन में आ जाए एटम्स, तो आ जाएंगे हम लोग एटम्स, सिमिलर हो जाएगा उसका रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो इससे सिमिलर हो जाएगा। इसके भी केस में ऐसे ही कुछ हो जाएगा। इसको भी हम लोग अगर मिरर इमेज बना देंगे इसका अलग से, और फिर उस मिरर इमेज को रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद जो हम लोग को दिख रहा है मॉलिक्यूल वो इसके जैसा ही होगा। इसका भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा फिर इस मेरिडियोनल आइसोमर का भी। चलो अब इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम देखते हैं सबसे पहले। तो शुरू करेंगे कटानिक स्पीशीज से। तो सीजियम है हमारा कटानिक स्पीशीज यहाँ पर, तो सीजियम, ओके, स्वागत करते हैं इनका, कुछ नया कॉम्प्लेक्स देखने को मिला हमें। फिर यह हम लोग का एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में शुरू करेंगे लिगैंड से, तो टेट्रा क्लोरिडो, राइट। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए मेटल का नाम जो होगा वो 8 से एंड करेगा। और यहाँ पर देखो हम लोग ने एक्सेप्शन मतलब पढ़ा था कि कुछ कुछ मेटल के नाम हम लोग लैटिन नेम से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो फेरेट, तो फेरेट आ जाएगा, ओके। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीजियम हमें पता ही है ये ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है, ओके, तो +1 होगा, तो इसके ऊपर -1 होगा चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये -4 बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -1 +4 +3, तो हम लोग के Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो 3, ओके, खत्म। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही से हो जाएगा, कितना है Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ओके। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो 4 ही क्लोरीन है, 4 क्लोराइड लिगैंड्स है जो जुड़े हुए हैं, हमें पता है दोनों एटम 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आएगा मजा, अब इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा VBT को यूज करना पड़ेगा, थोड़ा CFT के कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो हमें पता ही है ये Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो इसका नॉर्मली क्या होता है 4s2 3d6, तो 2 में से 4s2 में से 2 गए, 3d6 में से 1 गया, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस d5 कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एकदम मस्त खुश होंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, मतलब ऑर्बिटल खुश होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन खुश होंगे, ऐसा मुझे बोलना है। तो अच्छे से एकदम खुशी से बैठे हुए। अब ये जो क्लोरीन है हमारा क्लोराइड लिगैंड, ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा इन्हें, क्योंकि इनका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो काफी वीक है, एकदम टुवर्ड्स द एंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो यहां पर होगा क्या, ये बेचारे आएंगे क्लोरीन, बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बैठो आराम से, Fe के पास जब आएगा तब इनको बोलेंगे ऐसे बैठ जाओ, मैं तुम लोग का s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल लेके भाग जाता हूँ, ओके, मतलब भाग जाता हूँ मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर लेता हूँ, ये मुझे दे दो। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, हमने पढ़ा ये VBT में। तो क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसीलिए फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। अब टेट्राहेड्रल है,
अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब है क्या Fe3+, राइट। तो आर्गॉन अभी हम लोग ने देखा था 3d5। अब d5 में स्प्लिटिंग तो हमें पता ही है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, उल्टी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल की। तो ऊपर जो होंगे ये ऊपर जाएंगे T2G वाले, ये बोलेंगे चलो इस टाइम पे हम जीत गए, और EG वाले नीचे वेट करेंगे इनका। चलो अब D5 में 1 2, अब यहां पर देखो क्लोरीन है वीक फील्ड लिगैंड, तो बोलेगा जाओ ऊपर की मंजिल पे, चलो तो जाके बैठ गए ये तीनों भी रूम में। तो कुछ ऐसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी, तो आ जाएगा Eg2 T2G3। ओके, ये हो गया d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में क्या डालेंगे 5। ओके, रूट ऑफ 5 इंटू 5 + 2, तो कितना होगा 5 इंटू 7, तो रूट ऑफ 35। तो कुछ रफली आंसर जो आएगा वो 6 के नीचे ही आएगा। ओके, बोहर मैग्नेटन में म्यू। अब देखा था हम लोग ने क्या है, ये टेट्राहीड्रल है ये, राइट। तो चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है कि टेट्राहीड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो यूनिडेंटेट है, राइट। यहां पर भी देखो Cl4 क्लोराइड यूनिडेंटेट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें, ओके, ये ना ही हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे ना ही हमें ऑप्टिकल आइसोमर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो लिगैंड्स है, ओके, ये कॉम्प्लेक्स में, तो इनका जो अरेंजमेंट है इन यूनिडेंटेड लिगैंड्स का, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एकदम सेम टू सेम ही है। टेट्राहेड्रन को कैसे भी घुमा दो तो सेम ही दिखेगा आपको ऐसे, इसीलिए ना ही इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये खा लेगा 8। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो K4 है तो यहां पर -4 आ जाएगा। फिर -6 बाहर जाएंगे तो +6 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा +2। ओके, खत्म। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा सवाल ही क्यों पूछा इन लोग ने। ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही से हम लोग को पता चल रहा है हमेशा, +2 करके है ये, तो मैंगनीज +2। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 साइनाइड है तो 6 ऑक्टाहेड्रल। फिर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, तो मैंगनीज +2 हम लोग को पता है D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s2 3d5 होता है मैंगनीज, तो 2 चलेगा तो 2 चले जाएंगे तो 3d5, तो D5। ओके, Mn+2 में, तो आर्गॉन 3d5। स्प्लिटिंग जो होगी कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर Eg नीचे T2G, तो D5 में अब आएगा इन्फ्लुएंस साइनाइड का। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, हमें तो पता ही है, तो ये ऊपर जाने नहीं देगा, बोलेगा चुपचाप बैठो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन को इसी के साथ, ओके, पेयर करा देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा होगा T2G5, और Eg जो है वो तो 0 रहेगा, 0। अब मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहे, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा μ = 1 × 1 + 2, μ = √3, राइट। 2 + 1 3, √3 होता है 1.73, तो 1.73 बोहर मैग्नेटन, ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब ये है क्या MnCn6, मतलब mx6, ये भी कोई भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना ही ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि सारे आइडेंटिकल लिगैंड्स है, कैसे भी घुमा के देखो इनको, ऑक्टाहेड्रन तो सेम ही दिखेगा, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल 9.25। अब ये तो थोड़ा मजेदार सवाल है, इसमें कुछ कहानी होगी। तो एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये टाइटेनियम का और वाटर का कॉम्प्लेक्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब स्टोरी में शुरुआत करेंगे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स से ही। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है ये कलर शो कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, डी ट्रांजिशन हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन का। अब ये डी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से बताना है। तो इसमें ये जो टाइटेनियम है, ओके, ये कैसा है, +3 स्टेट में है, ओके, वाटर तो न्यूट्रल ही है। अब जब वाटर प्रेजेंट ना हो तब ये टाइटेनियम के जो d ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, क्योंकि 4s2 और
3d2 होता है इसका, तो s में से 2 गए, d में से 1 गया, तो 3d1, राइट। अब इस एक इलेक्ट्रॉन जो इस d ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, तो ये जो d ऑर्बिटल है ये डीजेनरेट है, सारे d ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है, पर जैसे ही ये वाटर आएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसे कह लो कि हमारी स्टोरी की शुरुआत यही कर रहा है हमारा हीरो। अब ये इसके साथ बाइंड होके कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहा है, राइट। और कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में ये इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं इनको स्प्लिट करवाएगा। यही तो है क्रिस्टल फील्ड थियरी, राइट। अब स्प्लिट कैसे करवाता है हमें पता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होती है, T2G वाले नीचे, EG वाले ऊपर, ओके। अब इसमें ये D वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा यहां पर होगा कुछ, अब ये चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसा आपको अगर लग रहा होगा तो आप गलत हो, क्योंकि इसी के उछल कूद करने की वजह से कलर दिख रहा है हमें, डी ट्रांजिशन। अब यही ट्रांजिशन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो शांत बैठता नहीं है, ये यहाँ से उड़ी मारेगा, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जाने के लिए इसे चाहिए होगी एनर्जी, राइट, क्योंकि ये एनर्जी गैप उसको पार करना है, तोड़ के जाना है। तो एनर्जी कहाँ से लेगा ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है इसमें से कुछ ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ओके। तो मोस्टली ये करते क्या है, डी वाले जो हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन ट्रांजिशन मेटल्स के, ये विजिबल रीजन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो पर्टिकुलर उसको एनर्जी मिल गई। हमें पता है पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले में पर्टिकुलर एनर्जी होगी रेडिएशन में, तो पर्टिकुलर एनर्जी लेके इसने उड़ी मार के यहां पर चला गया। अब ये तो इसने तो मतलब इसका काम कर लिया, ये तो खुश, पर इस चक्कर में हो क्या रहा है, अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब की इस कॉम्प्लेक्स में से बाहर भी तो जाएगी लाइट, ओके, क्योंकि ये जो लाइट एब्जॉर्ब की है ये तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, जो बाकी की लाइट जो है जो इसके ऊपर पड़ रही है वो तो ये ऐसे ही पास करा देगा, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उसको, राइट। तो बाकी की जो लाइट दिख रही है हमें उसी का कलर वॉयलेट कलर है। अब ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये ढूंढा गया है कि जो हम लोग को कलर दिख जाता है, ओके, ट्रांसमिटेड लाइट का, ये कलर होता है एब्जॉर्ब्ड लाइट के कलर से कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस केस में ये हमारा जो TiH2O6 जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये जो टाइटेनियम का 3D1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन वाला रेडिएशन, ओके, मतलब ब्लू ग्रीन कलर का रेडिएशन। अब ब्लू ग्रीन कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये जो यहां पर एमिट हो रही है लाइट, ये वॉयलेट कलर की हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, ब्लू ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। बस अब इतनी सारी कहानी हम लोग ने बता दी बस इसके कलर को बताने के लिए। तो अब ये तो खुश होगा ही। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मेंट बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। तो हम लोग ने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होते हैं। अब जब ऐसे चिलेटिंग लिगैंड्स जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो हमें तो पता ही है ये चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस से जिनमें यूनिडेंटेट लिगैंड्स हो, ओके। थोड़ा खिचड़ी लग रहा होगा, मतलब ये सिमिलर मतलब क्या, ओके, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम लोग सिमिलर कह रहे हैं। तो सिमिलर का मतलब यहां पर हम लोग एग्जांपल की मदद से समझेंगे। देखो मैंने क्या कहा, चिलेट लिगैंड्स, तो हम लोग ने ले लिया चिलेट लिगैंड्स, ओके, ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो चलो ऐसे कुछ चिलेट लिगैंड ले लिया, 3 चिलेट लिगैंड्स मेटल के साथ जुड़ रहे हैं। अब ये ज्यादा स्टेबल है सिमिलर कॉम्प्लेक्स जिसमें यूनिडेंटेट लिगैंड हो। सिमिलर मतलब इसका जो डोनर एटम है इन चिलेट लिगैंड्स का, ओके, ये डोनर एटम इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा यूनिडेंटेट लिगैंड है इसके जैसा ही होगा, सेम ही होगा। अगर ऐसा सिमिलर कॉम्प्लेक्स है तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ओके, तो ही ये इससे ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो अब एग्जांपल हमें पूछा है कि एग्जांपल भी दे दो, तो ये देखो यहां पर ये हम लोग ले रहे निकल का इथिलीन डायमीन के साथ का कॉम्प्लेक्स, ओके, NiEN3 2+। अब ये ज्यादा स्टेबल है निकल के अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स है उससे, ओके। अब ये तो आपको क्लियर हुआ ही रहेगा। देखो यहां पर भी हम लोग ने यही बताया, क्योंकि यहां पर इथिलीन डायमीन में भी नाइट्रोजन है डोनर एटम, और यहां पर देखो अमोनिया में भी नाइट्रोजन है डोनर एटम। तो ऐसे सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस जिनमें यूनिडेंटेट लिगैंड है, इनसे ये वाला हम लोग का चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, और इसी को तो कहते हैं चिलेट इफेक्ट। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल,
डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन फर्स्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बचपन से हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल है मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितनी अमेजिंग चीज है। देखो हमारे ब्लड में भी जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है? मतलब बोट ही तो है जो ब्लड में बह रही है ऑक्सीजन को लेके। ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड में जो बोट बह रही है ये भी है आयरन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और विटामिन B12 बहुत बार सुना होगा आपने, तो ये भी साइनोकोबाल अमाइन जो है ये भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इन सब के अलावा भी कुछ एंजाइम्स है जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए करके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके, ये एंजाइम्स में भी कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस है। तो सोचो ये भी कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन एंजाइम्स में। तो कहाँ नहीं है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखो। तो चलो देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो अगर सपोज समझो कि हम अपने बॉडी में जो मेटल्स है, मेटल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो वो टॉक्सिक होगा ना हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेंट्रेशन में ही हमारे बॉडी के लिए चीजें अच्छी होती है। तो ऐसे ही अगर प्लांट या फिर एनिमल्स में भी, मतलब हम लोग में भी अगर मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया तो कैसे निकालेंगे इसको बाहर? तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या कर रहे हैं वो? ये चिलेटिंग लिगैंड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेटल्स को निकालने के लिए। कैसे? तो हम लोग चिलेटिंग लिगैंड्स यूज करेंगे, चिलेटिंग लिगैंड्स मेटल्स के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और उनको खींच के बाहर निकाल देंगे बॉडी के बाहर, राइट। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो जो कॉपर या फिर आयरन होगा अगर एक्सेस क्वांटिटी में है बॉडी में प्लांट या फिर एनिमल के, तो हम लोग चिलेटिंग लिगैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डेस्फेरियोक्साइन बी या फिर डी पेनिसिलामीन, और इनका इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे ये फिर कॉपर और आयरन के साथ, और फिर उनको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से ईडीटीए भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर लेड पॉइजनिंग हुई रहेगी तो, क्योंकि लेड को भी ईडीटीए खींच के बाहर निकालेगा। और ऐसे ही प्लैटिनम के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैंसर में जो ट्यूमर्स ग्रो होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो एग्जांपल में आपने सिस्प्लैटिन नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, और सिस्प्लैटिन के रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल होता है। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या यूज है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ओके। पर हमें पता है कि हम लोग ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ मेटल आयंस जो हम लोग ने देखा था, निकल का था मेटल आयन जो हाइड्रेटेड था, उसको हम लोग ने ट्रीट करवाया था कुछ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इथिलीन डायमीन के साथ जो चिलेटिंग लिगैंड था। हम लोग ने देखा था कि अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। सॉल्यूशन का अलग अलग कलर आ रहा था। तो ऐसे ही कुछ करके हम लोग क्या करेंगे, मेटल आयंस चिलेटिंग लिगैंड्स के साथ, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगैंड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कुछ पर्टिकुलर कलर मिलेगा। अब हमारे पास अगर वो डेटा होगा कि कितने चिलेटिंग लिगैंड्स कौन से मेटल आयन के साथ मिलके कौन सा कलर दे रहे हैं, ओके, सॉल्यूशन का, तो इसमें से हम लोग को तो पता है कि कितने हम लोग ने चिलेटिंग लिगैंड यूज किए, कौन सा कलर आ रहा है वो भी दिख रहा है, तो हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल आयन है जो रिएक्ट कर रहा है, और इस लॉजिक के बेस पर हम लोग मेटल आयन डिटेक्ट करेंगे, ओके, और उसको एस्टिमेट भी करेंगे। अब इसके लिए जो चिलेटिंग लिगैंड हम लोग यूज करेंगे ये कुछ ईडीटीए हो सकता है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम हो सकता है, ओके, ये एग्जांपल्स हैं इन चिलेटिंग लिगैंड्स के। अब इसके अलावा हम लोग ने हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है अच्छे से पढ़ाई है, तो हार्डनेस कितना है वाटर का ये भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हार्डनेस मतलब कितना कैल्शियम के सॉल्ट्स है, कितने मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है, वो पता चलेगा कैसे, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाटर को ट्रीट करते हैं सोडियम और ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स के साथ। तो होता क्या है, ये सोडियम ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और कैल्शियम के साथ ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हम लोग कैल्शियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मैग्नीशियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ, इनका जो स्टेबिलिटी है ये थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इनमें स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स में इनके। तो हम लोग इससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली भाई कितना कैल्शियम आयन है वाटर में या फिर कितना मैग्नीशियम आयन है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि कितना हार्डनेस है वाटर का। चलो अब देखते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में या फिर मेटलर्जी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या रोल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने पढ़ा भी है जनरल प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में कि गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। तो बताओ और क्या चाहिए यूज इनका। देखो हम लोग ने देखा था कि गोल्ड को हम लोग ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में
साइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इनका कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऐसा गोल्ड का AuCN2 माइनस, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स के साथ ये हाइड्रोक्सिल आयन भी जाता है। अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब इस कॉम्प्लेक्स में से गोल्ड को बाहर निकालने का काम जिंक कर रहा है, बड़ा ही पुण्य का काम कर रहा है ऐसे बोलेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पर AuCN2 माइनस, अब जिंक रिएक्ट करके इसको बोलेगा गोल्ड भैया निकल जाओ बाहर, क्योंकि हम इंसान तो बैठे हुए हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ZnCN4 2 माइनस ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। और हमें हमारा गोल्ड मिल जाएगा। ऐसे ही गोल्ड के जैसे हम लोग सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये वाला, इन द सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, राइट, CONH3 6, ओके। ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्लोराइड बाहर, ओके। तो यहाँ पर ये इसका 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। अब हमें तो पता ही है कि ये अंदर का जो है वो तो कॉम्प्लेक्स जो है वो तो डिसोसिएट नहीं होगा, ओके, सॉल्यूशन में। तो डिसोसिएट क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा बस, CONH3 6, ओके। 2 क्लोराइड है इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा, और 2 क्लोराइड जो होंगे वो ऐसे निकल जाएंगे। अब गड़बड़ भाई में ऐसे मत बोल देना कि 2 आयंस बन रहे। देखो ध्यान से देखो, पूछा क्या है, हाउ मेनी आयंस बोला है। तो यहाँ पर ये एक आयन हुआ पूरा का पूरा, ओके, ये एक दूसरा आयन हुआ, ओके, और इसका दूसरा वाला भी तो क्लोराइड है, तो ये 3 आयंस हो गए, राइट। तो हमारा आंसर आएगा 3। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो इसके थोड़े पहले हम लोग ने सवाल देखा था, उसमें हम लोगों ने 4-5 कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू निकाल के हम लोग थक गए थे, राइट। तो अब इसमें भी वही करना है, पर यहाँ पर हम लोग का काम कुछ आसान हो गया। देखो 6 ही लिगैंड्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, वो भी कौन से है, ये सारे के सारे वाटर है, मतलब वीक फील्ड लिगैंड्स है। तो इनका तो कुछ इन्फ्लुएंस मतलब होगा नहीं, हंड्स रूल ही फॉलो होगा, ओके, बेसिकली। तो होगा क्या, अब इसका और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना पड़ेगा। तो सामने सामने दिख रहा है हम लोग को वाटर, ये न्यूट्रल है सब सारे केसेस में। तो ये क्रोमियम 3+ है, ये Fe2+ है कॉम्प्लेक्स में, और ये Zn2+ है कॉम्प्लेक्स में, ओके। तो अब इससे शुरुआत करते हैं। देखो Zn2+ है तो 4s2 3d10 होता है, 4s2 में से गया 3d10, राइट। d10 पूरा का पूरा फील्ड है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब फॉर्मूला में डालने की जरूरत नहीं। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही होगा। अब इनमें से हाईएस्ट इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो Cr3+ का भी हम लोग को पता है क्या होता है, 4s1 3d5, तो 1 में से गया एक, 3d5 में से 2 गए तो 3d3 है। तो यहाँ पर अब वाटर के प्रेजेंस में हम लोग को देखने की जरूरत नहीं, 3d3 है मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इसके केस में Fe2+, तो 4s2 3d6, अब उसमें से गए 2 4s में से, तो 3d6 बचे। तो 3d6 में अब वीक फील्ड लिगैंड है, तो मैंने बोला ना कुछ भी इन्फ्लुएंस का फर्क नहीं पड़ेगा इनका। तो ये जो T2G वाले हैं ये Eg वाले हैं, राइट। तो नॉर्मल हंड्स रूल ही फॉलो होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसा, और 6, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 ये 2, तो इसके पास है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं इन दोनों की, क्यों, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू तो कम ही आएगा, हमको पता ही है, क्योंकि 3 × 3+2 होगा, ओके। 3 × 3+2 मतलब 3 × 5, 3 5 15, राइट। तो √15 आएगा। यहाँ पर 4 × 4+2 होगा, तो 4 × 6, तो 6 4 24, तो √24। अभी हमको तो इतना तो पता ही है कि √24 ज्यादा होगा। तो इसमें ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। तो इनमें से सारे मेटल जो है ये तो Fe ही है, और इनमें अगर देखोगे आप तो सारे Fe के ऊपर +3 चार्ज है। यहाँ पर तो सामने सामने दिख रहा है, देखो Fe+3 है, यहाँ पर Fe+3 क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। यहाँ पर ये -2 है, -2 × 3 -6 हो जाता है, ओके। तो -6 बाहर जाएगा तो +6, तो -3 +6 +3, ये भी +3, ये भी -6 बाहर जाएगा तो +3 आएगा पूरा, -3 +6 +3, ओके। तो आप देखोगे तो सारे कॉम्प्लेक्सेस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसका मतलब चार्ज पर तो अभी इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। अब थोड़ा ध्यान दो इन लिगैंड्स की तरफ।
देखो वाटर, अमोनिया, ये हमारा ऑक्जेलेट और क्लोरीन। ओह एक मिनट, ये देखो ऑक्जेलेट कुछ अलग दिख रहा है, ये है सारे यूनिडेंटेट लिगैंड्स, पर ये हमारा है डाइडेंटेट लिगैंड। और हमें तो पता है ऐसे लिगैंड्स क्या फॉर्म करते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर, ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो चलो अब इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर आते हैं, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो हम लोग को इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, कौन से भी ऑर्डर में लगाओ, पर ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सबसे कम, और कौन सा इन दोनों के बीच में है। ओके, तो कितने ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ये क्या होगा, अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कम एनर्जी वाला एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, हमें तो पता ही है ये वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कम एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ये भी तो कम ही होगी, राइट, क्योंकि वो जो गैप है वो ही कम है, तो एनर्जी भी कम ही एब्जॉर्ब होगी। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इनके लिए मेटल के ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर, और लिगैंड का जो स्ट्रेंथ है इसके ऊपर। ओके, तो अब इन कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाए तो मेटल का ऊपर का जो चार्ज है निकल के ऊपर, ओके, तो यहां पर तो +2 है, यहां पर भी +2 है, दिख रहा है एकदम सामने सामने, ये न्यूट्रल न्यूट्रल लिगैंड्स है, तो यहां पर भी देखो -1 है एक के ऊपर, तो -6 हो जाएगा पूरे नाइट्रिटो हमारा जो लिगैंड है उसके ऊपर, और -6 बाहर जाएगा तो +6, तो -4 +6 हो जाएगा +2, तो इसका भी आता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब निकल के ऊपर तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस में +2 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो फैक्टर अब हम लोग यूज नहीं कर सकते कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम किसकी है किसकी ज्यादा है बताने के लिए, तो कौन सा अभी फैक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग, लिगैंड की स्ट्रेंथ। अब लिगैंड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगैंड है ये देखो कुछ ऐसे हैं, NO2-, फिर है अमोनिया, राइट, और फिर है वाटर। तो हम लोग को तो पता ही है ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसका नाइट्रोजन है, इसका भी नाइट्रोजन है, तो इनसे तो इसकी तो कमी होगी, राइट, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पीछे ही होते हैं ऑक्सीजन से डोनेट करने वाले, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पीछे है, अपना जो अमोनिया है इससे ज्यादा फील्ड इनकी है, ओके, नाइट्रिटो वाले लिगैंड की है, ओके, तो हमें तो पता ही है ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, हम लोग इतना इन डिटेल बता नहीं सकते कि ये ज्यादा क्यों ये कम क्यों, बस इतना बता सकते हैं कि जो डोनर एटम्स है इसके ऊपर किसी अरेंजमेंट है। तो ऑक्सीजन वाले मैंने बताया था, हैलोजन वाले और सल्फर वाले थोड़े पीछे होते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वाले जो होंगे नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम जो है उन ऐसे लिगैंड्स थोड़े आगे होंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, तो इनका कुछ ऐसा ऑर्डर है, ओके, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा। तो देखो अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग क्या देख रहे थे, इसका उल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये सबसे कम, तो इसका कॉम्प्लेक्स सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो हम लोग लिख देते NO2 6 निकल, ओके, और 4-, फिर इसका जो होगा ये जो अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका सबसे कम, तो इसका ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, राइट, और सबसे ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब करेगा ऐसा इनका लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स, ओके, तो निकल H2O6 जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स, बस हम लोग ने सजा दिया एकदम करेक्ट ऑर्डर में। तो चलो भैया हो गया इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब एकदम डन, ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब समझ में आए होंगे, हम लोग ने जो भी सॉल्व किए हैं इन सारे वीडियोस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के।
तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।